छात्रों, आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। और द्रवों के प्रवाह में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कुछ सिद्धांत हैं। नंबर 1, द्रवों के बहने का अविरता का सिद्धांत। कहेगा बहने का अविरता का सिद्धांत। अविरता का सिद्धांत। फ्लो ऑफ लिक्विड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड्स। बहने का अविरता का जो सिद्धांत है। दूसरा आपका क्या है, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय। इन दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और आप जो है इन सिद्धांतों को पहले जो है अध्ययन करने के पहले आप जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो आप कल्पना जैसे किए गई है कि जो ये सिद्धांत लगे हैं, आप कल्पना करते हैं। जैसे आप हाई स्कूल में या इंटर पढ़े होंगे, आदर्श गैस समीकरण। वास्तव में आदर्श गैस जिसे हम समीकरण ये चार्ल्स या बॉयल के रूप में निरूपित करते हैं, तो आदर्श गैस एक सिद्धांत है। वास्तविक गैसें कुछ दूसरी चीज़ है। तो सेम इसी तरह आपकी जो है कल्पना की गई है आदर्श द्रव के बारे में। तो ये सिद्धांत लगाने के पहले हम कल्पना करते हैं एक आदर्श द्रव की। कहे कि आदर्श द्रव की आदर्श द्रव है क्या? आदर्श द्रव है क्या? अच्छा, आदर्श द्रव दो चीज़ों आपके जैसे आदर्श द्रव वो द्रव होगा जो दो शर्तों का पालन करता है। जैसे वो द्रव आपका क्या होना चाहिए? शून्य संपीड्य अर्थात द्रव को दबाने पर उसके आयतन या घनत्व पर कोई परिवर्तन न हो, तो द्रव हमारे क्या होगा? शून्य संपीड्य होगा। शून्य संपीड्यता की कंडीशन क्या है कि द्रव अगर जिस नली में या अनुच्छेद प्रच्छेद पे बह रहा है, उस पे अगर हम दबा दें तो उसके आयतन या घनत्व पे कोई परिवर्तन न हो। आयतन या घनत्व में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसा द्रव आपका क्या होगा? ऐसा द्रव होगा आपका शून्य संपीड्य। और दूसरी कंडीशन है आदर्श द्रव की कि द्रव आपका क्या होना चाहिए? शून्य श्यानता। क्या होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट शून्य श्यानता। आप जानते हो कि जब द्रव किसी नली में बह रहा है तो द्रव की विभिन्न परतों के बीच एक प्रकार का बल लगता है जिसे हम श्यान बल बोलते हैं, जो कि स्वतंत्र तल फ्री रहती है। नीचे वाली तर जैसे बहेंगी तो दोनों परतों के बीच एक अपेक्षित गतियाँ होती हैं। इस अपेक्षित गति के कारण आपका क्या होगा? अपेक्षित गति के कारण एक प्रकार का फोर्स लगेगा। उस बल को श्यान बल बोलते हैं। तो द्रव के विभिन्न परतों के बीच जो आपका क्या है? विभिन्न परतों के बीच जो अपेक्षित गतियाँ होती हैं, जो अपेक्षित गतियाँ होती हैं, गतियाँ अगर होने पर कोई घर्षण बल न लगे, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? शून्य श्यान। और कुछ शर्तें हैं कि धारा और दूसरी आपकी शर्त क्या है कि आपका क्या धारा रेखीय प्रवाह भी होना चाहिए। धारा रेखीय प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह के बारे में देखते हैं। प्रवाह आपका क्या होना चाहिए? धारा रेखीय क्या है? जैसे आपका क्या है, कोई द्रव है
और द्रव आपका ऐसे बह रहा है, द्रव के प्रत्येक कण अपने पूर्वगामी, ये जो पहले वाले जो कण निकल चुके हैं वहाँ पर उसका वेग तथा दिशा समान हो। पूर्वगामी कणों का पालन करे। जैसे यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो धारा देखिए, प्रवाह ऐसा प्रवाह होता है जिसमें द्रव के प्रत्येक कण पूर्वगामी कणों के वेग का परिमाण तथा दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो पूर्वगामी कणों के वेग के समान प्रत्येक द्रव के कण का वेग का परिमाण तथा दिशा नियत रहती है, यह समान रहती है। ऐसी प्रवाह को हम क्या कहते हैं? धारा रेखीय प्रवाह। और दूसरा क्या है? विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? टर्बुलेंट जैसे पानी बहता है। विक्षुब्ध प्रवाह में द्रव के प्रवाह का जो प्रत्येक कण है अनियमित या इरेगुलर और टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग जैसे बहता है। ऐसी रेखा को जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी या अनियमित गति होती है। द्रव के प्रत्येक कणों की अनियमित गति होती है। इस तरह की आपकी कुछ अभिधारणाएं हैं। अब हम चलते हैं पहले सिद्धांत पर, जो आपका क्या है, जो आपका बर्नौली थ्योरम है। वो सारी बहने का वीरता का गुण, माना कि एक अनुच्छेद पर छेद है और ऐसे आपका द्रव और अनियमित है, असमान अनुच्छेद पर छेद की है। यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी है और यहाँ पे संकरी हुई है। इसका एरिया आपका ए है। यहाँ पे इसका द्रव जो प्रवेश कर रहा है उसका वेग v1 है। इसका आपका A2 अनुच्छेद पर छेद का क्षेत्रफल है। और यहाँ पे आपका B2 प्रवेश कर रहा है, आपका क्या निकल रहा पानी B2 वेग से। और चूँकि असमान प्रच्छेद की है और जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व हम रो मान रहे हैं, बहने वाले द्रव का घनत्व हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? रो मान लिया। और प्रवेश करने वाले द्रवों का वेग v1 और निकलने वाले द्रव का वेग v2 मान लिया। और इसका क्षेत्रफल a1, इसका क्षेत्रफल a2। तो और घनत्व हमने जैसे मान लिया, तो प्रत्येक कण जो t सेकेंड पर नली के p सिरे से, या p सिरा है या आपका q सिरा है, p सिरे से प्रवेश करने वाले द्रवों का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव का द्रव्यमान आप जानते हो, हम निकाल रहे हैं घनत्व से। घनत्व बराबर क्या होता है? रो बराबर m बटे v, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान रो बटे v हो जाएगा। जहाँ पे द्रव का घनत्व है ये आपका आयतन है। और आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, चूँकि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हम मान लिया है और क्षेत्रफल आपका ये हो गया। तो रो आपका रो हुआ, रो घनत्व हो गया। और क्षेत्रफल क्या है? ए आपको मान लिया, a1 क्षेत्रफल है। और चूँकि ऊंचाई या लंबाई क्या होगी? लंबाई डिपेंड करेगी, b वेग से विस्थापन कर रहा है, तो विस्थापन वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। या विस्थापन बराबर क्या होगा? वेग गुणे bt, वेग गुणे समय। b हमने b1 मान लिया, तो यहाँ पे आप जब रखेंगे तो p ये पूरा आयतन हो जाएगी, घनत्व हो गया। और आयतन क्या होगा? a1 और b1t ये हो गया इस तरह। तो ये हो गया प्रवेश करने वाले द्रव का
मास या द्रव्यमान M1 और निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसी तरह P जो कि समान घनत्व का है A2V2T। समय के बाद ये समीकरण 2, चूँकि हमारा शून्य समपेट का जल है और द्रव्यमान इसका निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित होने के कारण निश्चित है, तो M1 इक्वल टू हो जाएगा M2। हम दोनों समीकरण को जब बराबर करेंगे तो PA1 B1T रो A2B2T। यहाँ पे आपकी T कैंसिल आउट हो जाएगी, रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A1B1 इक्वल टू A2B2 या कांस्टेंट। अर्थात A1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद कर लेंगे अभिन्नता का सिद्धांत, AB इक्वल टू कांस्टेंट, यही अब अभिन्नता का सिद्धांत है। अर्थात यदि किसी प्रणालिका पर किसी क्षेत्रफल पर कोई पानी बह रहा है, तो द्रव जो क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है और उसके वेग पर निर्भर करता है, ना कि घनत्व और समय पर। कहाँ पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर और वेग पर। अर्थात क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल निश्चित क्या होगा? नियतांक होगा, नियत होगा। अर्थात अगर ये अधिक हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो वेग का मान कम हो जाएगा, वेग का मान अधिक हो जाएगा तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अर्थात इससे ये प्रतीत होता है कि जहाँ पे क्षेत्रफल कम हो जाए, क्षेत्रफल कम हो जाए और तो वेग वहाँ पर ज़रूर अधिक होगा। अर्थात जहाँ पे पतला छेद होगा या होल्स होगा, वहाँ पे पानी का वेग अधिक हो जाएगा, और जहाँ पे छेद का या एरिया अधिक बड़ा हो जाएगा, वहाँ से निकलने वाले पानी या द्रव का वेग क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनका कांस्टेंट होगा। अर्थात जो तालाब ज़्यादा गहरा होगा, बहती हुई नदी जहाँ पे आपकी गर्तें होंगी नदी पर, जहाँ पे ज़्यादा गहरी होगी, वहाँ पे पानी शांत होता है। यहाँ पे जैसे नदी बह रही है और हमें देखना है कि यहाँ कहाँ पे पानी गहरा है, तो अगर नदी बह रही है तो जहाँ पे पानी का वेग कम हो वहाँ पे उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। अर्थात जहाँ पे पानी अधिक शांत होगा वो ज़्यादा गहरी होगी, और जहाँ पे पानी का वेग अधिक होगा वहाँ पे उथली होगी। तो क्षेत्र चूँकि इसी से बना हुआ है, और यही सिद्धांत अभिन्नता का सिद्धांत है। और इसकी डिफिनीशन क्या है कि क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत रहता है। इसको हम कहते हैं द्रव का अभिन्नता का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कल हम चलेंगे बर्नौली थ्योरम, जो आपकी स्प्रे के जो होती है वो क्या, जो स्प्रे दबाते हैं फुहारा निकलता है, तो वो बर्नौली के सिद्धांत से मिलकर बनी है। कल उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्प्रे लगाते हैं कैसे निकलेगा। और आपका जैसे JCB होती है, इसके साथ सारे सिद्धांत इसी से बताएंगे द्रव के अभिन्नता के सिद्धांत पर, द्रव के प्रवाह पर। चले।